Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 24. आज चैप्टर 6 का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है और मैं कहां से रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ। रिक्रूटमेंट अगर मैं हिंदी भाषा में बात करूं तो उसे हम भर्ती कहते हैं। तो भर्ती करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए और क्या क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखें। तो कहते हैं रिक्रूटमेंट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। सबसे पहला काम ही सर्च करना है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज अपनी कंपनी के हिसाब से कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को सर्च करना ही रिक्रूटमेंट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब मैंने ढूंढ लिया कि ये एम्प्लॉय मेरे काम का है, ये एम्प्लॉयज मेरे लिए अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो मेरी कंपनी में आने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, जब तक वो मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक मैं उन्हें जॉब नहीं दे सकता। तो स्टिमुलेट का मतलब यहाँ पर क्या है, मोटिवेट करना, अट्रैक्ट करना, ताकि वो मेरी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सके। तो हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किस तरीके से है, वही जैसे हमने स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा था, आधा प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, बस हमने डिटेल कर लिया। कैसे, सबसे पहले हम वहां पर भी क्या कर रहे थे, रिक्वायरमेंट पता कर रहे थे, कितने वर्कर चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए। तो रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, रिक्विजिशन का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एज पर डिपार्टमेंट। जिस जिस डिपार्टमेंट में जितने जितने बंदों की जरूरत है उसकी लिस्ट बना लेंगे। वो लिस्ट हम किसको भेज देंगे, एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को भेज देंगे। अब वो क्या करेगा, अब वो चेक करेगा कि कहां पर ये एम्प्लॉयज मुझे मिलेंगे। तो दूसरा काम क्या करेगा, वो आइडेंटिफिकेशन करेगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या, कि कहां पर मुझे ये एम्प्लॉयज मिलेंगे। कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि सपोज मुझे 50 वर्कर्स तो प्लेटफॉर्म एरिया के लिए चाहिए, 2 सुपरवाइजर चाहिए, 2 मैनेजर चाहिए। तो हर मैनेजर, हर सुपरवाइजर, हर वर्कर अलग अलग जगह मिलेगा। आइडेंटिफाई करना कौन सा एम्प्लॉय किस जगह पर मिलेगा, कौन से सोर्स से मिलेगा, यही है आपका आइडेंटिफिकेशन। फ्रॉम वेयर द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सी जगह है जहां से मुझे एम्प्लॉयज मिलेंगे, वो कौन सा सोर्स है, आइडेंटिफाई कर। अब मुझे पता लग गया भाई जो 50 प्लेटफॉर्म एरिया के वर्कर चाहिए थे वो मुझे कहां से मिलेंगे, वो मुझे मिलेंगे लेबर चौक, लेबर जगह पर जहां सस्ती लेबर मिलती है, तो वहां पर तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर लिया। अब वहां पर जाके क्या करूंगा, इनवाइट करूंगा, इनविटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। वहां पर 1000-2000 लोग होंगे, जरूरी तो नहीं सारे मेरी कंपनी में आना चाहिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ना भी आना चाहिए। तो इंटरेस्टेड पीपल जो मेरी कंपनी में काम करना चाहते हैं उन्हें इनवाइट करूंगा। आफ्टर फाइंडिंग द सोर्स, सोर्स का पता करने के बाद मैं क्या कहूंगा, इंटरेस्टेड पीपल आर आस्क्ड टू अप्लाई। जो मेरी कंपनी में काम करना चाहते हैं उन्हें इनवाइट करूंगा कि वो मेरी कंपनी में आए और काम करें। इसके बाद प्रिपेयरिंग का लिस्ट। अब मेरे पास 50 जॉब खाली थी, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 500 लोगों की। तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, उन लिस्ट के अंदर से जो सबसे अच्छे होंगे, सबको जो मेरे हिसाब के होंगे 500 कैंडिडेट, उनकी लिस्ट बनाओ। इससे क्या होगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर रिक्वायरमेंट एंड आस्क देम टू जॉइन द सिलेक्शन। अब मेरे पास 500 बंदों के रिज्यूम आ गए, 500 बंदों की इनविटेशन आ गई, ठीक। अब उन 500 बंदों में से जो मेरे काम के हैं वो 450 बंदे वो है जिनकी क्वालिफिकेशन मेरी पोस्ट से मैच होती है, तो वो सारी लिस्ट रख ली। कुछ 2-4 गलती से अप्लाई कर देते हैं, उनकी लिस्ट को हमने छोड़ दी। तो रिक्रूटमेंट कहां तक खत्म हो जाएगा, रिक्रूटमेंट लिस्ट बनाने तक खत्म हो जाएगा। इससे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। यही था आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज हमारे पास दो तरीके के हैं, एक इंटरनल सोर्सेज, दूसरा है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज।
नाम से ही पता लग रहा है इंटरनल सोर्सेज क्या होगा, यानी कंपनी के अंदर के सोर्सेज जहां से मैं भर्ती करूंगा, और एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब कंपनी के बाहर के सोर्सेज जहां से मैं एम्प्लॉयज लेके आऊंगा। तो इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या है, फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉयज को उठाना और जो पोस्ट खाली थी, जो जगह खाली थी, उसे भर देना, यही है आपका इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला ट्रांसफर। ट्रांसफर ध्यान देने की बात, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर करना ही, एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना ही ट्रांसफर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेम पोस्ट पे, यानी जो काम वो दूसरे डिपार्टमेंट पे जिस लेवल पे करता था, अगर मैंने उसे ट्रांसफर दे दी तो सेम पोजीशन पे, सेम लेवल पे वहीं पर जाकर काम करेगा। एग्जांपल के तौर पे, अगर एक मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट में मिडिल लेवल पे काम करता था, यानी वो परचेज मैनेजर था, तो मैंने अगर उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी मैनेजर ही रहेगा, ना तो उसकी पोस्ट बढ़ेगी ना उसकी पोस्ट घटेगी। इसलिए हमने वर्ड यूज किया सेम पोस्ट। तो ट्रांसफर हम हमेशा सेम पोस्ट के लिए यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास इंटरनल सोर्स का तरीका है प्रमोशन। नाम से पता लग गया, प्रमोट कर दिया, एक लेवल ऊपर भेज दिया, यानी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, लोअर पोजीशन से उठा के हायर पोजीशन पे रख दिया, जहां पर उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। तो शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन हैविंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमने उसे एक लेवल ऊपर बिठा दिया। तीसरा हमारे पास है ले ऑफ। ले ऑफ बेसिकली टेम्परेरी सेपरेशन है। सपोज कोरोना है, लॉकडाउन है, तो क्या हुआ, आधी फैक्ट्रियां बंद है, तो जो वर्कर्स थे हमने क्या किया, उन्हें घर पे भेज दिया। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास काम नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे पास काम आना शुरू हो जाएगा, मेरी कंपनियों के पास काम आना शुरू हो जाएगा, तो मैं वो उन वर्कर्स को जो घर पर बिठा रखे थे उन्हें भी वापस बुला दूंगा। तो यही है आपका ले ऑफ। टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। टेम्परेरी सेपरेशन है, क्यों है ये टेम्परेरी सेपरेशन, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। आज कंपनी के पास काम नहीं है तो एम्प्लॉयज घर भेज दिए, कल मेरे पास काम होगा तो मैं उनको बुला दूंगा। अब इंटरनल सोर्सेज के फायदे क्या है, सिंपल सी बात है, सबसे नॉर्मल तरीका, आसान है, खर्चा कम आएगा, ये सब चीजें। तो सबसे पहले इंक्रीज मोटिवेशन। अब हर एक एम्प्लॉय को लालच रहेगा कि उसे प्रमोशन मिल सकती है। अगर ऊपर वाला एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जाएगा तो उनके चांसेस हैं प्रमोट होने के, तो मोटिवेशन बढ़ेगी, मोराल बढ़ेगा, ताकि वो और तेजी से और अच्छे से काम कर सके। दूसरा, इजी सिलेक्शन, आसान है, क्यों, ये एम्प्लॉयज पहले से ही मेरे पास काम कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि इनके वीक पॉइंट क्या है, इनके स्ट्रेंथ्स क्या है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ही मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूं। तीसरा, नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, इन्हें काम समझाना नहीं पड़ता, कंपनी के बारे में बताना नहीं पड़ता, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज के बारे में ये पहले से ही जानते हैं। क्यों, ये मेरे पास पहले से ही काम कर रहे थे। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस वर्कफोर्स, ये फायदा बहुत जरूरी है। किसी डिपार्टमेंट में वर्कर ज्यादा है तो उन वर्कर्स को निकालने की जगह मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दूंगा जहां पर मुझे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यहां पर मुझे अखबारों में इश्तिहार नहीं देने पड़ते, एडवर्टीजमेंट नहीं देना पड़ता, ढेर सारे लोगों को नहीं बुलाना पड़ता, 10-15 लोग मुझे पता है, उनको ही प्रमोट कर देता हूं, काम खत्म। तो यही है आपके इसके मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इंटरनल सोर्सेज के, सबसे बड़ा डीमेरिट है फर्स्ट, स्टॉप एंट्री ऑफ फ्रेश टैलेंट, आपके कंपनी के अंदर नया टैलेंट आने ही नहीं देता, पुराने लोगों को ही बिठाए रखता है, वही बेचारे लोअर लेवल से शुरू हुए थे, हायर लेवल पर जाकर रिटायर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा ये चीज आपको देखने को मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में, बेचारे बूढ़े बूढ़े लोग लगे होते हैं,
20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको कि उन्हें पता उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। तो क्या होगा, काम करे काम ना करे, उन्हें पता है भैया सैलरी कंफर्म है। तो यही फर्क है, यही चीज का फर्क है इंटरनल रिक्रूटमेंट। स्टॉप एंट्री ऑफ फ्रेश टैलेंट। आपके पास नया टैलेंट आएगा ही नहीं, पुराने टैलेंट जो पुराने बुढ़े काम कर रहे हैं, पुराने लोग काम कर रहे हैं, वही आपके बिजनेस में लगे रहेंगे। एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब आलसी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। क्यों? उन्हें पता है कोई कंपटीशन नहीं है, उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। अगर कंपनी इंटरनल सोर्स फॉलो कर रही है तो उन्हें पता है यार मुझको ही प्रमोट होना है, मुझे ही ऊपर वाली पोजीशन पे जाना है, चाहे काम करूं चाहे ना करूं। क्यों? कंपनी के पास कोई ऑप्शन है ही। तो वो आलसी हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज हैम्पर्ड। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई काम को अच्छे से करने की कोशिश नहीं करेगा। कंपटीशन तो खत्म हो जाएगा। क्यों? सामने वाला बिना काम करे प्रमोट हो रहा है, कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो काम करने वाला व्यक्ति क्यों काम करे? यही है इसका। नॉट सुटेबल फॉर फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये मेथड सुटेबल है ही नहीं। क्यों? उनके पास पुराने एम्प्लॉयज होंगे नहीं, तो वो प्रमोट कहां से करेंगे? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। अगर मैं एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जल्दी जल्दी बदलाव कर रहा हूं, बदल रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या होगा? सिंपल सा मतलब उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एक काम को सीखने से पहले जब तक वो उस काम में परफेक्ट होता, मैंने उसे दूसरे ट्रांसफर यानी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो यही थी सबसे बड़ी समस्या। यही है आपके इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के फायदे और नुकसान। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के फायदे और नुकसान। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के बाहर से, कंपनी के एरिया के बाहर से जब हम वैकेंसीज करते हैं, वैकेंसीज को फिल करते हैं, तब वो आपका बन जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए मेरे पास कितने सारे तरीके हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि हमने फैक्ट्री के गेट के ऊपर एक बोर्ड चिपका दिया, लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, तो सीधा मजदूर आएगा और नौकरी पे लग जाएगा। तो इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर हमें कम पढ़े लिखे अनस्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है, तो इस तरीके से हम उन लोगों की भर्ती कर सकते हैं। तो इसका हिंट क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फैक्ट्री गेट। उसके बाद आपके पास आ जाता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर नाम से हिंट लगाएंगे, जो आपको डेली कॉल करते रहते हैं, यानी जो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है वो आपको डेली ईमेल्स कॉल्स करते रहेंगे, सर कभी भी कोई वैकेंसी हो तो हमें बताना। तो कैजुअल कॉलर्स वो बंदे जो आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं। तीसरा हमारे पास तरीका है मीडिया एडवर्टाइजिंग। हम मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के अंदर क्या देंगे? एड देंगे कि भैया हमारे पास इतनी वैकेंसीज खाली है, आओ अप्लाई करो। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट की होती है, सरकारी होती है। यहाँ पर मैं जाके लिखवा दूंगा, अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लूंगा, मुझे इतने पर्सन, इतने लोगों को चाहिए। तो जो लोग अपने रिज्यूम यहाँ सरकारी संस्था में जाके जमा कराते हैं, सरकारी संस्था क्या करेगी? उन्हें हमारे पास भेज देगी। प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट लोग चलाते हैं। प्राइवेट लोगों के पास एक इनकम का सोर्स है, सर्विसेज का सोर्स है, कंसल्टेंसी है। तो ये क्या करते हैं? इनके पास क्या होता है? कैंडिडेट्स। तो ये कैंडिडेट्स क्या करेंगे? जैसे ही वैकेंसी निकलेगी, उन कैंडिडेट्स के पास मैसेज करेंगे कि जाओ इस कंपनी के अंदर अप्लाई करो। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कुछ पीपल होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें इस रिक्रूटमेंट की नॉलेज होती है। तो हम क्या करते हैं? हम इन पीपल्स को, कंसल्टेंट्स को, हेडहंटर्स को हायर करते हैं और ये हमारे बिहाफ पर रिक्रूटमेंट। इसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट। कॉलेज से हम सीधा पर्सन्स को, मैनेजर्स को ले लेते हैं। सपोज मुझे मैनेजर चाहिए, तो मैं आईआईएम, आईआईटी, किसी भी एमबीए कॉलेज में पहुंच के तो वहां पर क्या करूंगा?
वहां पर जाकर उनका इंटरव्यू लूंगा, रिक्रूट कर लूंगा। तो जब मैं कॉलेज में जाता हूँ और रिक्रूटमेंट करता हूँ तो उसे हम कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब है रेफरेंस देना, रिलेटिव्स। यार मुझे पता है मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वैकेंसी निकली, तो मैं क्या करूंगा, अपने जानकार को, अपने रिलेटिव को रेफर कर दूंगा कि सर इस पोस्ट के लिए मेरा ये बंदा ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार, अब मैं ठेकेदार को हायर कर लूंगा तो वो क्या करेगा, अब वो मेरे बिहाफ पे लेबर को पकड़ेगा, तो मुझे खुद बार बार भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है आपके सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्सेज। हर एक के आगे हिंट लिखा हुआ है और यही हिंट आपको केस स्टडी को सॉल्व करने में मदद करेगी। अब इस एक्सटर्नल सोर्सेज के फायदे क्या है? एक्सटर्नल सोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा वाइडर चॉइस, बहुत ज्यादा चॉइस रहती है। इंटरनल के अंदर तो क्या था, 10-12 बंदों में सेलेक्ट करना पड़ता है जो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरे पास 500-1000 बंदे हैं, उनमें से मुझे बेस्ट सिलेक्ट करना है। दूसरा, फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट आएगा, यंग टैलेंट आएगा जो जोश के साथ काम करेगा। क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड पर्सनल का मतलब जिस पोस्ट के लिए मुझे जो पर्सन चाहिए उसी की क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं हायर करूंगा। इंटरनल में क्या हो रहा था, यार क्वालिफिकेशन हो या ना हो एडजस्ट कर रहा था, लेकिन यहां पर ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, हर बंदा बोर्ड में लगा रहेगा, हर बंदा कंपटीशन में लगा रहेगा कि वो बेस्ट हो। अगर वो बेस्ट नहीं होगा तो हम नया बेस्ट हायर कर लेंगे और उसे निकाल देंगे। लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म, क्या मतलब है इसका? लेस चांस ऑफ फेवर, इंटरनल के अंदर मेरा जो खास होगा, प्यारा होगा, उसे प्रमोशन दे दूंगा, लेकिन यहां पर एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर मेरा कोई फेवर नहीं हो सकता। डीमेरिट्स, नुकसान क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज के? डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। एग्जिस्टिंग स्टाफ को लगता था यार मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, मैं उस पोस्ट के लिए ज्यादा एलिजिबल था, नए बंदे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं और उसे लाके मेरे सर पे बिठा दिया, तो डिससैटिस्फैक्शन होना शुरू हो जाएगी एग्जिस्टिंग स्टाफ में, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। लेंथी प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, स्टाफिंग का प्रोसेस आपने देखा, 8 पॉइंट्स थे। इन 8 पॉइंट्स को पूरा करने में महीना, 20 दिन, 2 महीने भी लग जाते हैं। तो यही है आपका लेंथी। लेंथी होने के कारण कॉस्टली भी है, खर्चा भी ज्यादा आता है। क्यों? टीम हायर करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट एजेंसीज हायर करनी पड़ेगी, एक्सचेंज हायर करनी पड़ेगी, कॉलेज जाना पड़ेगा, कई सारे काम करने पड़ सकते हैं, तो इससे खर्चा बहुत आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज, इतना खर्चा करने के बाद भी अगर गलती से गलत कैंडिडेट सेलेक्ट कर ली, इंटरव्यू में तो यार बहुत बढ़िया लग रहा था, यार बड़ा डैशिंग, बड़ा स्मार्ट, बड़ा ही इंटेलिजेंट लग रहा था, फील्ड पे आया तो पता लगा कोई भी नॉलेज नहीं, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। तो यही थे आपके रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके बाद हम मिलते हैं सिलेक्शन के टॉपिक पे।